नमस्कार दोस्तों, मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए आरआरबी एनटीपीसी 11 अगस्त के तीनों शिफ्टों का एग्जामिनेशन समाप्त हो चुका है। उस एग्जामिनेशन में कुछ ऐसे मैथ के प्रश्न पूछे गए जो बार बार आपके एग्जामिनेशन में देखने को जरूर मिलेंगे। तो आज की वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए कुछ ऐसे प्रश्नों को यहाँ पर लेकर आया हूँ जो आने वाले अपकमिंग शिफ्टों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। ये सारे के सारे प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी के में 2025 में ही पूछे गए। तो इन सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन अच्छे से देखने का प्रयास कीजिएगा। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन क्या कर रखा है, महेश ने बैंक से 3100 रुपये निकाले और उसे 50 रुपया और 100 रुपया मूल वर्ग के कुल 34 नोट मिले। अब देखिए 50 रुपया और 100 रुपया मूल्य वर्ग का टोटल कितना नोट मिला, 34। तो मान लेते हैं कि 50 रुपया का एक्स नोट मिला होगा तो 100 रुपये का कितना नोट मिला होगा, 34 माइनस एक्स। हाँ या ना। तो देखिए एक नोट का कीमत 50 रुपया तो एक्स नोट का कीमत कितना होगा, 50 गुना एक्स, प्लस एक नोट का कीमत 100 रुपया तो 34 माइनस एक्स नोट का कीमत कितना होगा, 34 माइनस एक्स गुना 100, और टोटल कीमत इसका कितना है सर, 3100 रुपया। हाँ या ना। तो बस गुना करेंगे 50 गुना एक्स तो इधर हो गया 50 एक्स, प्लस 34 गुना 100 तो 3400 माइनस 100 एक्स इज इक्वल टू हो गया 3100। अब देखिए ये माइनस 100 एक्स, ये 50 एक्स इक्वल के, देखिए 50 एक्स माइनस 100 एक्स माइनस 50 एक्स इक्वल के उधर जाएगा तो प्लस 50 एक्स, इधर 3400 इधर 3100, तो 3400 में 3100 चला गया तो हो गया 300। तो 50 एक्स का वैल्यू 300, तो यहाँ से एक्स का वैल्यू कितना निकल के आएगा, 6। एक्स का वैल्यू निकल के आ गया 6। तो कह रखा है 50 रुपये की नोटों की संख्या, तो 50 रुपये की नोटों की संख्या को एक्स माने थे और एक्स का वैल्यू 6, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 81 से विभाज्य है। तो देखिए वही संख्या 81 से विभाज्य है। अगर कोई संख्या 81 से विभाज्य है तो उसका फैक्टर से भी विभाज्य होगा। तो 81 का फैक्टर होगा 9। 81 का फैक्टर होगा 9। अगर मतलब कोई संख्या 81 से विभाज्य है तो 100% 9 से भी विभाज्य होगा। 9 से डिविजिबिलिटी का नियम कहता है सम ऑफ इट्स प्लेस इज डिविजिबल बाय 9, डेट नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 9। अब देखिए 9 एक ओड नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 8 5 13, 13 5 18, यहाँ पे डिजिटल सम 4। यहाँ देखिए 5 2 7, 7 2 9, 3 बचा डिजिटल सम। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ देखिए 5 2 7, 7 5 12, 12 6 18, 18 9 से डिवाइड है, हाँ तो ये हो सकता है। यहाँ देखेंगे 6 4 10, 10 8 18, 18 यहाँ पे रिमाइंडर आया, मतलब यहाँ पर आया 7, तो क्या 7 9 से डिवाइड है, नहीं। तो एक ही ऑप्शन जो 9 से डिवाइड है, ऑप्शन नंबर 3। तो ये 9 से डिवाइड है तो कहीं ना कहीं 81 से भी डिवाइड हो रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिभुज एबीसी में डी पैरेलल एसी जहां डी और ई क्रमशः भुजाएं ए बी और बी सी पर स्थित बिंदु है। यदि बी डी बराबर 12, ए डी बराबर 11 तो ट्रायंगल बी डी ई के क्षेत्रफल और समलम चतुर्भुज ए डी ई सी के क्षेत्रफल का अनुपात आपसे पूछा जा रहा है। देखिए ये एक ट्रायंगल है, ठीक है। ये क्या है, ट्रायंगल, नाम है ए बी सी। कह रखा है ए बी पर स्थित कोई बिंदु है डी और बी सी पर स्थित है ई। बी सी ये है तो बी सी पर स्थित है कोई बिंदु ई, ठीक है। तो इस प्रकार है कि डी जो है ना वो ए सी के पैरेलल है। ये डी और ये ए सी आपस में क्या है, पैरेलल। अब आगे की कहानी में क्या कर रखा है कि यहाँ पर बी डी 12 है, मतलब यहाँ से यहाँ की जो दूरी का रखा है वो 12 है, और ए डी मतलब यहाँ से यहाँ की जो दूरी का रखा है 11 है। अब बताइए ये 12 ये 11, तो यहाँ से यहाँ की टोटल दूरी कितना हो जाएगा, तो 12 + 11 23 यूनिट। क्या हो जाएगा, 23 यूनिट। तो यहाँ पर क्या रखा, ट्रायंगल बी डी का क्षेत्रफल। तो देखिए बी डी ई की भुजाएं 12, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, मतलब बी डी ई का एरिया हो गया 144 यूनिट स्क्वायर। ए बी सी का एरिया क्या होगा, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है 23, तो 23 का स्क्वायर हो जाएगा 529। तो ये हो जाएगा ट्रायंगल, ये हो जाएगा ट्रायंगल ए बी सी का एरिया, ये हो जाएगा ट्रायंगल ए बी सी का एरिया। तो पूछ रहा है ट्रायंगल बी डी, तो बी डी का तो क्षेत्रफल पता चल गया 144, और क्वाड्रिलेटरल ए डी ई सी का एरिया, तो ए डी ई सी का एरिया में ए बी सी का एरिया में
DBE का एरिया को क्या करेंगे, घटाएंगे। तो टोटल ट्रायंगल का एरिया है 529, उसमें से ट्रायंगल BDE का एरिया घटाएंगे जो कि 144 है, तो इससे निकलेगा क्वाड्रिलेटरल ADEC का एरिया। तो इधर हो गया 144, 529 में 144 घटाएंगे तो हो जाएगा 385, तो उनके एरिया का रेशियो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2। यहाँ तक बात समझ में आई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याएं हैं x और y जिनका गुणनफल 45 है और उनका योगफल 14 है, तो उनके घनों का योगफल ज्ञात कीजिए। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है सर। देखिए यहाँ पर क्या रखा है, गुणनफल दे रखा है, गुणनफल दे रखा है मतलब x इंटू वाई है 45, और यहाँ पर उनका योगफल दे रखा है मतलब x प्लस वाई 14। पॉसिबिलिटीज ले लेते हैं, 14 है तो अगर x का मान हम 9 ले लेते हैं और y का मान 5 लेते हैं तो 9 गुना 5 45 हो जाएगा और 9 प्लस 5 14 हो जाएगा। मतलब x का मान 9, y का मान 5। उनके घनों का योग बोल रहा है, तो घन मतलब पूछ रहा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब बताइए x 9 है तो 9 का क्यूब प्लस y 5 है तो 5 का क्यूब, तो 9 का क्यूब करेंगे तो हो जाएगा 729, 5 का क्यूब करेंगे तो हो जाएगा 125। तो 729 प्लस 125 हो गया 854। ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3000 रुपये की राशि 6% वार्षिक ब्याज दर से 9 फरवरी 2024 से 10 अप्रैल 2024 तक की अवधि के लिए एसआई पूछ रहा है। तो एसआई बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। तो प्रिंसिपल तो यहाँ दे रखा है 3000। अब इस 3000 रुपये की राशि को 6% की दर से टाइम निकालते हैं। तो देखिए 9 फरवरी 2024 है मतलब लीप ईयर, तो 9 फरवरी से पहले 29 फरवरी, तो इधर हो गया 20 दिन, प्लस मार्च पूरा पूरा का 31 और अप्रैल 10, तो 20 30 50 60 और 1 61 दिन, मतलब टोटल हो गया 61 दिन। लेकिन यहाँ पे सालाना लीप ईयर है तो यहाँ पर क्या होगा 366 दिन का समय होगा। तो लीप ईयर में 366 दिन है तो यहाँ पे वर्ष निकलेगा डिवाइडेड बाय 100। अब देखिए ये 61 इस 366 को काटेगा 6 बार में, 6 से 6 क्या हो गया, कट गया। ये 00 से 00 को हो गया, कट गया। मतलब लीप ईयर है तो यहाँ पर जो 3000 रुपये की राशि से 6% की दर से जो ब्याज हो जाएगा वो 30 रुपया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए ये क्वेश्चन बार बार आरआरबी ईएलपी के हर एक शिफ्टों में ये क्वेश्चन देखने को मिला था। आरआरबी जेई के भी शिफ्टों में ये सारे के सारे प्रश्न हर शिफ्टों में देखने को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है a प्लस बी 24 है, a माइनस बी का होल स्क्वायर 268 है, तो a और b का गुणनफल। देखिए एक फॉर्मूला आपको बता चुके हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर ये बराबर होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। वैल्यू ही पुट करना है, a प्लस बी यहाँ 24 है तो 24 का स्क्वायर करेंगे तो इधर हो गया 576। a माइनस बी का होल स्क्वायर ही 268 है, मतलब ये इसी का वैल्यू दे रखा है 268। इक्वल के उधर जाके तो घट जाएगा, इधर हो जाएगा 4ab। हाँ या ना, 576 में 268 तो 16 में से 8 गया 8, 6 में से 6 गया 0, 5 में से 2 गया 3, 308 बराबर 4 है बी। तो ए बी निकालने के लिए 4 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो ए बी बराबर 308/4, ये 4 इसको काटेगा 7 चौक 28, 2 7 चौक 28, मतलब ए बी हो गया 77। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, √3 tan a बराबर 3 sin a। तो आपसे पूछा जा रहा है 2√3 cosec a इंटू tan a। अब देखिए यहाँ पर ये वैल्यू तो दे ही रखा है, देखिए ये 2√3 इंटू कॉसेक है, इसको रहने देते हैं। 2√3 इंटू कॉसेक इंटू देखिए टेन ए, तो यहाँ पे √3 tan a का वैल्यू 3/sin a, तो tan a का वैल्यू क्या होगा, तो ये √3 इक्वल के इधर आके क्या होगा, डिवाइड। तो tan a बराबर हो गया 3/√3 इंटू साइन ए। हाँ या ना। अब देखिए √3 से √3 क्या हो गया, कट गया, यहाँ 3 यहाँ 2, तो 3 गुना 2 6। अब देखिए यहाँ कॉसेक ए इंटू साइन ए, तो साइन ए इंटू कॉसेक ए, इस दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा 1, तो 6 इंटू 1 6। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बैग में 50 पैसे 25 पैसे और 10 पैसे वाले सिक्के 16:8:20 के अनुपात में है, जिनकी कीमत 384 रुपया है। तो 10 पैसे वाले सिक्कों की संख्या आपसे पूछा जा रहा है, 10 पैसे वाले सिक्कों की संख्या। तो देखिए यहाँ पर 50 पैसा का, ठीक है, 25 पैसा का और 10 पैसा के सिक्कों की संख्या का अनुपात है 16:8
1:20। तो बताइए 50 पैसा का 60 कॉइन है, 50 पैसा का 16 यूनिट कॉइन है, तो इसका वैल्यू कितना होगा? तो 16 गुना 50 पैसा का मतलब 1/2 यूनिट इसका वैल्यू होगा। अब देखिए 25 पैसा का 8 कॉइन है, तो इसका वैल्यू कितना होगा? 25 पैसा मतलब 1/4 यूनिट। हाँ है ना। अब देखिए 20 कॉइन है, 10 पैसा का 10% पैसा का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। हाँ या ना, क्योंकि 100 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ देखिए ये इसको काटेगा 8 यूनिट इधर से हो जाएगा, ये इसको काटेगा 2 यूनिट हो जाएगा, और ये इसको काटेगा तो इधर भी 2 यूनिट हो जाएगा। तीनों का योग 8 2 10 2 12 यूनिट। अब ये 12 यूनिट का वैल्यू यहाँ पर कितना कीमत इसका दे रखा है? 384। 12 यूनिट का वैल्यू 384, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 12 तिया 36, 2 12 दूनी 24, तो 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 20। 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 20। पूछ रहा 10 पैसे वाले सिक्कों की संख्या, तो 10 पैसा वाला कितना सिक्का? 20 यूनिट। 1 यूनिट का वैल्यू 32, तो 20 यूनिट का वैल्यू होगा 32 गुना 20, तो 32 गुना 20 करेंगे तो हो जाएगा 640 रुपया। ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। यहाँ तक बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है A:B (2:) B:C, और जहाँ C बराबर 4 है तथा B = 18 का धनात्मक मान आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर इस दोनों का प्रोडक्ट ये बराबर होगा इस दोनों के प्रोडक्ट के, तो B गुना B क्या होगा? B² बराबर हो जाएगा A × C। अब यहाँ C का मान 4 है, तो देखिए C का मान यहाँ 4 रखेंगे, तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? B²। ये तो A है, ये C का मान 4 रखेंगे तो 4A × A हो जाएगा 4A², तो B² बराबर 4A², तो B का मान हो गया √4A² मतलब 2A। अब B का मान यहाँ 18 है, तो 18 बराबर हो जाएगा 2 × A, तो यहाँ से A का मान पता चलेगा 9। A का मान पता चलेगा 9। तो पूछ रहा है किसका? तो यहाँ C का पूछ रहा है, C मिसप्रिंट हो गया, तो C का धनात्मक मान आपसे पूछा जा रहा है। तो C यहाँ पर कितना है? 4 × A, तो C बराबर 4, A का मान 9, तो 4 × 9 कितना हो गया? 36, तो C का ही मान पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे के लंबवत समद्विभाजक है। यदि एक विकर्ण की लंबाई 3 सेंटीमीटर, चतुर्भुज का क्षेत्रफल 180 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई आपसे पूछा जा रहा है। एक बात आपको याद दिलाना चाहेंगे कि देखिए कौन सा समचतुर्भुज? देखिए समचतुर्भुज का जो विकर्ण होता है ना, वो एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। समचतुर्भुज का ही विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। समचतुर्भुज मतलब उसकी चारों भुजाएं आपस में क्या होती है? सेम। यहाँ पर अलग बन गया वो अलग बात है, लेकिन समचतुर्भुज का चारों भुजा आपस में सेम, तो उसका एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो बराबर होता है 1/2 × D1 × D2। यहाँ पर एरिया ही दे रखा है 180 = 1/2। D1 यहाँ पर है 3 और D2 आपको निकालना है। ये 3 इस 180 को काटेगा 60 बार में, तो D2/2 बराबर 60, तो यहाँ से दूसरा विकर्ण ये 2 साइड की तरफ जाके गुना होगा, तो D2 बराबर 120। 120 मतलब ऑप्शन नंबर 4। यहाँ तक बात समझ में आई। तो जो समचतुर्भुज का विकर्ण होता है वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर विभाजित करता है, इसी से पता चल रहा है कि वो बनने वाला क्वाड्रिलेटरल समचतुर्भुज है। नेक्स्ट है एक नाव को धारा की विपरीत दिशा में जाने में 27.9 किलोमीटर जाने में 39 मिनट लगते। स्थिर जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात 9:4 है। नाव को धारा की विपरीत दिशा में 18.9 किलोमीटर जाने और धारा की दिशा में 51.3 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा? तो देखिए ये नाव की चाल है और ये धारा की चाल, तो 9 में से अगर देखिए धारा के विपरीत दिशा में गया तो 9 में से 4 यूनिट घटाएंगे तो कितना हो गया? 5 यूनिट। ये 5 यूनिट स्पीड है। गया कितना? 27.9 किलोमीटर। अब उसको जाने में समय कितना लगा? 39 मिनट। अब इस मिनट को आवर में कन्वर्ट करेंगे तो 60 ऊपर जाएगा। ये डेसिमल हटाएंगे, 0 हटा, ये 3 दूनी 6, 3 से कटेगा 13 बार में, तो 279 × 2, ये 5 यूनिट का वैल्यू है, तो 9 दूनी 18, 7 दूनी 14 और 1 15, 2 2 4 और 1 5, मतलब 558/13। ये किसका मान निकला? 5 यूनिट का। ये किसका मान निकला? 5 यूनिट का। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा? तो 13, 5 नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, तो 5 5 8/13 पंचे 65। हाँ या ना? 1 यूनिट का वैल्यू इतना, 5 यूनिट का वैल्यू इतना। नेक्स्ट कहानी क्या कर रखा है? नाव को धारा की विपरीत दिशा में, तो धारा की विपरीत दिशा में कितना गया? 18.9।
धारा के विपरीत दिशा में कितना गया सर? 18.9 किलोमीटर। जब धारा की विपरीत दिशा में जा रहा है तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा? जुटेगा, सॉरी घटेगा। विपरीत दिशा में घटेगा तो 9 में से 4 गया 5 यूनिट, 9 में से 4 गया 5 यूनिट, और 5 यूनिट का वैल्यू कितना? 558/13। तो इस 5 यूनिट की जगह पे हम डायरेक्ट क्या लिख दे रहे हैं? 558/13। ये 13 डिवाइड होगा तो इक्वल के उधर जाके क्या होगा? गुना, प्लस। हाँ या ना? आया कितना सर? 51.3 किलोमीटर। 51.3 किलोमीटर धारा की दिशा में आया, तो धारा की दिशा में स्पीड क्या होगा? तो 9 और 4, तो 9 और 4 कितना? 13 यूनिट। अब 1 यूनिट का वैल्यू इतना, 1 यूनिट का वैल्यू इतना, तो 13 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? तो 13 गुना 558/65 है, तो इक्वल के नीचे 65 आएगा जो कि ऊपर चला जाएगा। ये 13 इस 65 को काटेगा 5 बार में। देखिए डिनोमिनेटर में दोनों तरफ 558 है, तो 558 एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ पे 18.9 गुना 13, यहाँ 51.3 गुना 5। हाँ या ना? ठीक है, तो आइए गुना करते हैं 18.9 को 13 से। तो 13 नमा 117 का 7 बचाए 11, 13 अट्ठी 104, 5 105, 10 115 का 5 बचाए 11, 13 एकम 13 और 11, तो हो जाएगा 245.7। यहाँ पे हो जाएगा 245.7। यहाँ को ना करेंगे तो 5 या 15, 5 और 1 6, 25 25। हाँ या ना? तो दोनों को क्या करेंगे? जोड़ेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 7 5 12, ठीक है, 6 5 11 और 1 12, 5 4 9 और 1 10, 2 2 4 और 1 5, तो 502.2 डिवाइडेड बाय 558। आप देखिए अब यहाँ पर ऑप्शन अच्छे से देखिए, ऑप्शन में 3 ऑप्शन ऐसा है जिसका मान 1 से अधिक है। अगर आप 502.2 को देखिएगा तो ये कहीं ना कहीं वैल्यू 502 है डिवाइडेड बाय 558, मतलब ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब नुमरेटर कम डिनोमिनेटर ज़्यादा, तो इसका मान हमेशा 1 से कम होता है। तो 1 से कम एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3। डिवाइड करने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। बाकी एक अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक महिला ने 80 मिनट के लिए 20 मिनट पर मीटर की चाल से और 64 मिनट के लिए 65 मिनट पर मीटर की चाल से यात्रा की, तो उसकी एवरेज स्पीड आपसे पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? एवरेज स्पीड। तो देखिए एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। हाँ या ना? टोटल डिस्टेंस समझिए, देखिए 80 मिनट तक चला किस स्पीड से? तो 1 मिनट में जाता है 20 मीटर, तो 80 मिनट में कितना हो गया होगा? तो 80 गुना 20 मतलब 1600। हाँ या ना? प्लस अब देखिए 64 मिनट गया 65 की स्पीड से, तो 1 मिनट में गया 65, तो 64 मिनट में कितना गया होगा? 64 गुना 65 डिवाइडेड बाय टोटल समय। तो यहाँ पर देखिए 80 मिनट, यहाँ 64 मिनट, तो 80 प्लस 64 हो जाएगा 144। अब देखिए काटेंगे, काटना ही है सर। तो यहाँ पर देखिए 16 16 चौक 64, 16 नमा 144, तो यहाँ हो गया 100 प्लस 65 गुना 4, तो 6 चौक 24, 240 प्लस 20 260/9, तो 260 प्लस 100 360, 360 डिवाइडेड बाय 9 मतलब 40 मीटर पर मिनट इसका एवरेज स्पीड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आंकड़ों का माध्य 42 और माध्यिका 53 है तो बहुलक पूछ रहा है। फॉर्मूला आप सभी को ऑलरेडी पहले से बता चुके हैं कि जो बहुलक बराबर होता है, क्या बोले? बहुलक जो होता है, बहुलक बराबर होता है 3 टाइम्स ऑफ माध्यिका, 3 टाइम्स ऑफ माध्यिका माइनस 2 टाइम्स ऑफ माध्य। हाँ या ना? बहुलक 3 टाइम्स ऑफ माध्यिका, माध्यिका यहाँ कितना है? 53, तो 3 गुना 53 माइनस 2 गुना माध्य मतलब 2 गुना 42 इज इक्वल टू 3 तिया 9, 5 तिया 15 माइनस 42 गुना 2 84, तो 159 में 84 गया तो 9 में से 4 गया 5, 15 में से 8 गया 7, तो बहुलक इसका निकल के आएगा 75। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए किसी मकान की वर्तमान लागत 1,23,016 रुपया बाद में बढ़कर 1,40,203 हो गया। तो देखिए अभी वर्तमान में इसका कीमत है 1,23,016 रुपया, जो बढ़कर हो गया 1,40,203। तो कितना वृद्धि हुआ सर? तो घटाएंगे, ठीक है, इसमें से इसको क्या करेंगे? घटाएंगे। तो 13 में से 6 गया 7 8 171, इतना का वृद्धि हुआ कितने में? तो 1,23,016 में गुना 100। तो देखिए ये कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर ये अप्रोक्स में निकलेगा, एक्यूरेट वैल्यू तो निकलेगा नहीं क्योंकि यहाँ देख सकते हैं निकटतम पूर्णांक लिखना है, तो ये कैलकुलेट कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर 4 14% के लगभग निकल कर
आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो x पे पावर -4 माइनस 10 x पे पावर -2 प्लस 9 इज इक्वल टू 0 के मूल ज्ञात कीजिए। तो इसको दो तरीका है बनाने का। पहला तरीका देखते हैं, x पे पावर -4 है तो इसको लिख सकते हैं x पे पावर -2 पर पावर 2 माइनस 10 इंटू एक्स पे पावर -2 प्लस 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या कर लेते हैं, लेट x पे पावर -2 को क्या मान लेंगे, y। तो यहाँ पर हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 10y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसके दो रूट होंगे, 9 और 1। कैसे, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पे 1 है 9 है, तो 1 और 9 को इस तरीके से जोड़िए कि 10 आ जाए, तो एक होगा 9 एक होगा 1। अब देखिए यहाँ पर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तो डिवाइड भी करेंगे तो वही आएगा। अब देखिए दूसरा कहानी, यहाँ b जब C पॉजिटिव होता है तो b का अपोजिट साइन, तो b का साइन है माइनस, तो दोनों का रूट आएगा 9 और 1। तो ये किसका मान है सर, ये y का मान है, मतलब y इज इक्वल टू 9 और y का मान 1। अब y किसके बराबर है सर, तो यहाँ पर देख सकते हैं x पे पावर -2 इज इक्वल टू 9 और यहाँ पर होगा x पे पावर -2 इज इक्वल टू 1। अब इसको अच्छे से लिखेंगे, x पे पावर -2 मतलब 1/x स्क्वायर का वैल्यू 9 और यहाँ पर हो जाएगा 1/x स्क्वायर का वैल्यू 1। नेक्स्ट स्टेप में 1/x स्क्वायर का वैल्यू 9, तो रेसिप्रोकल है तो x स्क्वायर का वैल्यू निकल के आएगा 1/9। उसी तरीके से 1/x स्क्वायर का वैल्यू 1, तो यहाँ से x स्क्वायर निकल के आएगा 1। तो x स्क्वायर का वैल्यू 1/9, तो x बराबर क्या होगा, प्लस माइनस 1/9 का स्क्वायर रूट जो कि होगा 1/3। एक्स स्क्वायर बराबर 1, तो x बराबर होगा स्क्वायर रूट अंडर 1, तो प्लस माइनस साइन के साथ आएगा, तो प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 1/3 एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। यहाँ तक बात समझ में आई। देखिए मैंने आप सभी स्टूडेंट को क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्यूबिक इक्वेशन की जितनी भी प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी 2025 में पूछे गए, उन सारे प्रश्नों का मैंने कंपाइल वीडियो आप सभी स्टूडेंट के लिए इसी चैनल पर कराए और उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए। आप लोग उस वीडियो को देखिए, काफ़ी फायदा साबित होगा उस वीडियो से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका। देखिए माध्यिका पूछ रहा है, तो माध्यिका निकालने का तरीका क्या है सर, जो भी डाटा है उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में सरियाते, तो सबसे पहले आएगा 12, 12 के बाद आएगा 19, 19 के बाद आएगा 24, 24 के बाद 2 के बाद तो है नहीं, 3 पे भी नहीं है, 4 पे है नहीं, 5 पे है, 5 पे है 56, फिर 6 पे है नहीं, 7 पे है 70, 71, 77, 70, 71, 77, ज़्यादा नहीं सरियाएंगे। देखेंगे टोटल कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब n का मान कितना, 11, 11 मतलब ओड नंबर मतलब इसका कौन सा पद इसकी माध्यिका होगा, तो n+1/2वां पद, n+1/2वां पद। तो 11+1 कितना हो गया, 12, 12/2 मतलब इसका छठा पद ही इसकी माध्यिका होगी। पहला पद ये, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा पद हो गया मतलब 71, तो इसकी माध्यिका 71, ऑप्शन नंबर 3। यहाँ तक बात समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 पुस्तकों का विक्रय मूल्य। क्या कह रखा है सर, 20 पुस्तकों का विक्रय मूल्य 6 पुस्तक के सीपी के बराबर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 20 पुस्तक का एसपी, 20 पुस्तक का एसपी 6 पुस्तक के सीपी के बराबर है। तो यहाँ से समझ सकते हैं सीपी कितना है 20, एसपी कितना है 6, मतलब 20 का चीज को कितना पे बेचे, 6 पर, तो लॉस होगा कितना का, 14 का। कितने पे सर, 20 पर, तो 100 पर कितना, तो 100 पर कितना, ये 20 इस 100 को काटेगा 5 बार में, तो 14 गुना 5 कितना हो गया, 70%, तो उसको 70% का हानि, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 30 है, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं के बीच अंतर पूछा जा रहा है, सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याओं के बीच अंतर पूछा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन को बनाना है, क्वेश्चन आसान है सर। तो मान लेते हैं कि पहली विषम संख्या x, तो दूसरा होगा x+2, तीसरा होगा x+4, x+6, x+8 और x+10। ये हो गया 6 क्रमागत विषम संख्या, उनका औसत 30 है, तो योग कितना होगा, तो सर तो 30 गुना 6 करेंगे तो 180। इसका योग कितना होगा इस 6 संख्या का, तो जोड़ेंगे 6x, 10 8 18 6 24 4 28 2 30, तो 6x
प्लस 30 इज इक्वल टू 180। तो 6x बराबर कितना होगा, ये प्लस 30 180 की तरफ घटेगा तो 180 माइनस 30 मतलब 150। तो 6x बराबर 150, तो x बराबर होगा 6 दूनी 12, 25 छक 150, मतलब x निकल के आ गया 25। बोल रहा है बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर, तो सबसे छोटी संख्या होगा x का मान 25 और बड़ी होगा तो 25 प्लस 10 मतलब 35। तो कर का सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर, तो 35 में से 25 घटा देंगे तो 10, 10 इसका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6,70,000 रुपए की धनराशि को अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होने वाले 2% वार्षिक ब्याज दर से 1 वर्ष के लिए निवेश किया गया तो प्राप्त होने वाला CI। तो यहाँ पर देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यहाँ पर देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% है, वो भी ईयरली। तो हाफ ईयरली कितना होगा, तो हाफ ईयरली हो जाएगा अर्धवार्षिक, मतलब 12 महीना में 2%, तो 6 महीना में कितना, तो 2/1 मतलब 1%। 1 साल के लिए पूछ रहा है, तो 1 साल के लिए पूछ रहा है तो प्रत्येक 6 महीने पे ब्याज लेगा, तो साल में कितना बार ब्याज लेगा, तो साल में टोटल 2 बार लेगा। 2 साल का रेशियो आपको पता ही है 2:1। अब देखिए 6,70,000 का 1% लेंगे तो ये 00 पहले कटेगा तो हो कितना जाएगा 6700। फिर इस 6700 का 10% लेंगे, सॉरी 1% लेंगे, तो 6700 का 1% लेंगे तो फिर नेक्स्ट स्टेप में 00 कटेगा तो हो जाएगा 67 रुपया। तो 6700 गुना 2 तो 0 0, 7 दूनी 14, 6 दूनी 12 और 1 13, तो यहाँ 13,400 प्लस 1 गुना 67 मतलब 67, तो 13,400 प्लस 67 जोड़ेंगे तो 13,467 रुपया इसका CI हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक आयत है, क्या कर दिया, एक आयत है जिसकी छोटी भुजा लंबी भुजा से 21 सेंटीमीटर कम है। कर रखा है जो छोटी भुजा है वो लंबी भुजा से, छोटी भुजा लंबी भुजा से 21 सेंटीमीटर कम है। तो मान लेते हैं कि इसकी छोटी भुजा x है, तो लंबी भुजा कितना होगा x प्लस 21। तो इसका एरिया क्या होगा, तो एरिया होगा लंबाई गुना चौड़ाई, यानी x गुना x प्लस 21। तो गुना करेंगे तो x गुना x x स्क्वायर प्लस 21 गुना x 21x इज इक्वल टू, कर रखा है इसका जो मैग्नीट्यूड है ना वो उसके परिमाप के 5 गुने के बराबर है। तो परिमाप क्या होगा, तो x प्लस 21, तो ये भी क्या होगा x प्लस 21 और ये x जोड़ देंगे तो x प्लस x 2x 3x और 1 4x और 21 गुना 2 42, ये हो गया परिमाप का 5 गुने के बराबर मतलब 5 गुना। तो x स्क्वायर प्लस इधर देखिए 21x इज इक्वल टू 5 गुना 4x मतलब 20x प्लस 42 गुना 5 मतलब 210, हाँ या ना। ये 20x 21x के तरफ जाके घटेगा तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 21x में से 20x गया तो x, ये प्लस 210 माइनस 210 बन जाएगा इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये 210 है, इसका फैक्टर लेना है, ठीक है, तो क्या होगा 35 नहीं, क्या निकलेगा फैक्टर, हाँ देखिए इसके 2 निकलेंगे 15 और 14, इसके 2 रूट निकलेंगे 15 और 14, क्योंकि इस दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये आ जाएगा और इस दोनों का प्रोडक्ट लेंगे तो ये आ जाएगा। अब देखिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिए तो 1 ही है तो 1 से डिवाइड करेंगे यही होगा। अब देखिए यहाँ पे c का साइन क्या है माइनस, c का साइन माइनस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बताए थे उस वीडियो में कि अगर c माइनस होता है तो b का अपोजिट साइन छोटा वाला होता है, b का अपोजिट साइन छोटा वाला। तो यहाँ 14 और 15 में कौन छोटा है, 14 वाला, तो b का अपोजिट साइन क्या है प्लस, तो मतलब छोटा वाला हो जाएगा प्लस 14, तो बड़ा वाला अपोजिट साइन मतलब माइनस 15। तो यहाँ पर x का 2 मान होगा -15 और 14। x यहाँ पर एक भुजा की लंबाई है तो क्या भुजा कभी -15 हो सकता है नेगेटिव में, नहीं, तो एक ही वैल्यू होगा x बराबर 14। पूछ रहा है इसकी लंबी भुजा, तो लंबी भुजा तो x प्लस 21 है मतलब 14 प्लस 21, 14 प्लस 21 करेंगे तो 35 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। यहाँ तक बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 ठोस घन जिनमें से प्रत्येक का आयतन इतना है। देखिए एक घन है तो घन का आयतन क्या होता है सर, भुजा क्यू, घन का आयतन होता है भुजा क्यू, और इसी का मान दे रखा 10941,048। ये भुजा क्यूब का वैल्यू है, तो भुजा क्या होता है, तो भुजा इक्वल के उधर जाके क्यूब रूट बनेगा, क्या बनेगा, क्यूब रूट ऑफ दिस नंबर। अब देखिए इसका लास्ट का 3 डिजिट 048 है, तो 8 किसका क्यूब पर आता है, तो 2 का क्यूब, तो मतलब इसका यूनिट डिजिट तो 2 हो जाएगा, पहला कहानी। उसके बाद करते तो यहाँ पर देखिए बचा हुआ नंबर क्या है, बचा हुआ नंबर है
10,941। अगर 20 का क्यूब करेंगे तो 8,000, 21 का क्यूब करेंगे तो 9261, और 22 का क्यूब करेंगे तो 22 का क्यूब हो जाएगा 10,648। 10,648 से ये ज़्यादा है तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पे 22 मतलब ये 222 का क्यूब है। ये 222 का क्यूब है तो भुजा निकल के आ जाएगा 222, क्योंकि इसका क्यूब रूट लेंगे तो 222। अब कहानी क्या कर रखा है, 5 ठोस घन है, 5 ठोस घन है, मतलब समझ लेते हैं। ठीक है, क्या कर रखा, 5 ठोस घन है। इसी तरीके से क्या किया गया, 5 गो ठोस को मतलब घन को एक दूसरे के क्या किया गया, 1 2 3 4 5, इस तरीके से क्या किया गया, रखा गया है। इस तरीके से इस पांचों घनों को क्या किया गया है, रखा गया है, हाँ या ना। ठीक है, तो इस तरीके से 5 घन को रखा गया। तो यहां पर देखिए, यहां पर एक बात समझिएगा कि लंबाई तो देखिए यहां पर 222 है, यहां से यहां, और यहां से यहां भी क्या होगा 222, यहां से यहां भी क्या होगा 222, ये टोटल 222 5 बार। लेकिन ऊंचाई क्या होगा, तो ऊंचाई तो 222 ही होगा, और चौड़ाई भी क्या होगा 222। मतलब लंबाई पे खाली फर्क पड़ेगा, लंबाई पे खाली फर्क पड़ेगा। लंबाई कितना हो जाएगा, तो 222 गुना 5, 222 गुना 5। तो 222 को जब हम 5 से क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो ये हो जाएगा लंबाई, मतलब 1110। पूछ रहा पासर पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो उसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू हाइट, हाँ या ना। कहानी करते 2 एल प्लस बी, तो एल तो यहाँ पर है 1110, बी कितना है, तो बी है 222, तो 1110 प्लस 222, तो 1110 प्लस 222 जोड़ेंगे तो इधर हो जाएगा 1332 इंटू हाइट, हाइट कितना होगा, तो 222 ही। अब यहाँ पे कहानी करेंगे, अब इतना बड़ा क्या गुना कीजिएगा, ऐसे तो कोई बड़ा कैलकुलेटिव है नहीं, ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा है, लेकिन यूनिट डिजिट देखिए चारों का अलग अलग है। तो यहाँ पर देखिए 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, मतलब यूनिट डिजिट पे क्या होगा 8। एक ही ऑप्शन है जिसका यूनिट डिजिट पे 8 है, ऑप्शन नंबर 2। यहाँ तक बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 57% लाभ पर बेचा, यदि उसने इसे 238 रुपया अधिक में बेचा होता तो उसे 82% का लाभ होता। तो मान लेते एक वस्तु का सीपीए 100 यूनिट, उसको 57% लाभ पर बेचे, तो बेचे कितना पर 157 यूनिट पर, हाँ है ना। अब क्या रखा है, वो 157 यूनिट पे ना बेचता, अब 157 यूनिट से 238 रुपया अधिक पर बेच रहा होता, तो उसका लाभ 82% हो जाता। मतलब फिर 100 पर 82% का लाभ, मतलब 182 यूनिट का ही वैल्यू ये 157 182 की तरफ घटेगा, तो 12 में से 7 गया 5, 7 में से 5 गया 2, 25 यूनिट का वैल्यू हो गया 238। पूछ रहा है सीपी, तो सीपी कितना है सर 100 यूनिट, 25 यूनिट का वैल्यू 238, तो 100 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए 25 में कितने से गुना करेंगे 4 से, तो 238 में कितना से गुना करेंगे 4, तो 238 गुना 4, 8 चौक 32 का 2 बाकी 3, चरतिया 12, 13 14 का 1 मिनट, 8 चौक 32 का 2 बाकी 3, चरतिया 12, 3 15 का 5, बाकी 1, 4 दूनी 8 और 1 9, तो उस वस्तु का जो सीपी हो जाएगा 952, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभाजन विधि द्वारा दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक ज्ञात करने पर भागफल क्रमशः 4 5 और 9 प्राप्त होते हैं, अंतिम भाजक 18 है, तो दोनों संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक निकालना है, दोनों संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक निकालना है। तो समझिए ये क्वेश्चन का रखा है, यहां पे समझिए भागफल विधि द्वारा, तो इसमें से डिवाइड करेंगे तो यहाँ रिमाइंडर आएगा, फिर डिवाइड करेंगे तो यहाँ रिमाइंडर आएगा, फिर डिवाइड करेंगे तो यहाँ रिमाइंडर आएगा, और यहाँ वाला आखिरी है। कर रखा है इसका जो भागफल है क्रमशः, दूसरा कलम ले लेते हैं, तो एक जगह है 4, एक जगह है 5 और एक जगह है 9, हाँ या ना। और अंतिम भाजक है 18, जब अंतिम भाजक 18 है तो रिमाइंडर कितना आएगा 0, तो यहाँ पर कितना होगा, तो होगा भाजक गुना भागफल, भाजक गुना भागफल, तो 18 नमा तो पता है ये हो जाएगा 162, तो ये 162 यहाँ पर है, तो ये 162 उतरा क्या होगा, ये वाला, किसका उतरा होगा, ये वाला, तो ये क्या होगा सर, तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे 162 गुना 5, मतलब ये भाजक गुना भागफल प्लस रिमाइंडर जो कि 18 है, हाँ या ना। तो 162 गुना 5 करेंगे, तो 162 गुना 5 करेंगे 810 प्लस 18,
810 प्लस 18 मतलब 828, मतलब ये पता चल गया 828। तो ये 828 यहाँ पे पता चला, मतलब इसके ऊपर वाले स्टेप में ये कितना होगा 828। तो ये क्या होगा, तो इस 828 में 4 से गुना करेंगे, तो 828 गुना 4 प्लस 162, हाँ या ना। तो 828, 8 चौक 32 का 2, बाकी 3, 4 दूनी 8, 9 10 11 का 1, बाकी 1, 8 चौक 32 और 1 33, 33 12 प्लस 162। तो जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 2 4, 6 और 1 7, 33 और 1 34। तो कर रखा है विभाजन विधि द्वारा जो दो संख्याओं का महत्तम लिखा गया उसका एलसीएम लेना है। तो वो दो संख्याएं क्या है सर, 828 और एक संख्या है 34 74, एक संख्या है 34 74। इसका लेना है सर एलसीएम। क्या लेना है, एलसीएम। अब देखिए एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो कहीं ना कहीं इसका प्रोडक्ट ही होगा, कोई ना कोई प्रोडक्ट होगा, हाँ या ना। अब देखिए यहाँ 828 है, तो 828 4 से लग रहा है, 34 74 भी 4 से लग रहा है। ऑप्शन में बात करेंगे तो ये 4 से नहीं लग रहा है, ये भी 4 से नहीं लग रहा है, ये भी 4 से नहीं लग रहा है। तो एक ही ऑप्शन है जो 4 से लग रहा है, ऑप्शन नंबर 2, मतलब इस दोनों का एलसीएम ये निकल के आएगा। देखिए यहाँ पर अगर आप बनाने का इस दोनों का एलसीएम निकालिएगा तो आप समझ सकते हैं कि कितना कैलकुलेटिव क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 प्रेक्षणों का औसत 40 है, बाद में पता चला कि एक प्रेक्षण को 43 के स्थान पर गलती से 32 पढ़ दिया गया, तो सही औसत लिखना। देखिए क्या किया गया, गलती से लिखना था 43 लेकिन 43 की जगह लिख दिया 32, तो कितना कम पढ़ा सर, 11। तो 11, इस 11 का औसत क्या होगा, तो 11/10 मतलब 1.1, मतलब 1.1 क्या किया, कम पढ़ा, 1.1 कम पढ़ा। तो हमको 1.1 क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा नया औसत प्राप्त करने के लिए सही औसत। तो पुराना औसत है, मतलब पहले 40 था, तो 1.1 जोड़ेंगे, तो 40 में 1 पॉइंट जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 41.1, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रिक पंप है जो एक टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। टैंक में रिसाव के कारण टैंक को भरने में, देखिए यहाँ पर 7:1/2 है। देखिए टाइपिंग हो नहीं पाता है, इसका मतलब है 7:1/2 घंटे के दौरान कर का टैंक में रिसाव के कारण टैंक को भरने में इतना समय लगा। तो मान लेते एक दूसरा नल है बी जो टंकी को खाली कर रहा है, तो एक भरने वाला नल और एक खाली करने वाला नल दोनों साथ में खोलते हैं तो टंकी को भरने में समय लगेगा 7 दूनी 14 और 1 15/2। तो 6 और 15/2 का एलसीएम हो जाएगा 30। ए 6 घंटा में 30 काम किया तो ए का एफिशिएंसी 5। ए प्लस बी 15/2 घंटा में 30 काम किया तो ए प्लस बी का एफिशिएंसी होगा 15 दूनी 30, 2 दूनी 4, मतलब ए और बी के एफिशिएंसी का योग हो गया 4 और ए का एफिशिएंसी हो गया 5। तो यहाँ से बी का एफिशिएंसी क्या होगा, अगर यहाँ पर ए का एफिशिएंसी 5 रखेंगे और ये बी है और ये 4 के बराबर है, तो यहाँ से बी का एफिशिएंसी निकलेगा 4 - 5 मतलब -1। ये -1 साइन बता रहा है कि टंकी को खाली कर रहा है। टोटल काम था 30, उस 30 काम को बी 1 एफिशिएंसी के साथ करेगा तो समय कितने घंटे में पूरा करेगा, तो 30/1 मतलब 30 घंटा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये सारे के सारे प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी में पूछे गए सारे के सारे प्रश्न हैं, आरआरबी एनटीपीसी 2025 में पूछे गए थे और इसी टाइप के क्वेश्चन आपके आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं। तो काफ़ी मेहनत से ये वीडियो लेकर आया हूँ, तो कम से कम इस वीडियो को जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि काफ़ी मेहनत से आपके लिए ये सब वीडियो लाता हूँ। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, वहाँ पे पीडीएफ अपलोड कर दिया जाएगा। क्वेश्चन क्या कर रखा है, ए और बी किसी काम को 15 दिन में करते, ए अकेला उसी काम को 17 दिन में करता है। तो 15 और 17 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 17 बचे 85 का 5, बाकी 8, 17 8 25। ए प्लस बी 15 दिन में इतना काम किया तो ए प्लस बी का एफिशिएंसी 17, ए 17 दिन में इतना काम किया तो ए का एफिशिएंसी 15। तो कह रखा बी अकेला इस काम का, तो टोटल काम है 255, उसका 2/3 भाग, 2/3 भाग मतलब 2/3 काम को बी अकेला कितने समय में करेगा। तो देखिए ए का एफिशिएंसी 15, ए प्लस बी का एफिशिएंसी 17, तो यहाँ से बी का एफिशिएंसी कितना होगा, 17 - 15 मतलब 2, मतलब इस काम को 2 एफिशिएंसी के साथ कितना दिन में करेगा, तो 2 से 2 गया, ये 3 इस 255 को काटेगा, 3 × 8 = 24, 1 3 × 5 = 15, मतलब बी अकेला उस काम का 2/3 भाग को 85 दिन में करेगा, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2। तो ये सारे के सारे प्रश्न रेलवे एनटीपीसी 2025 में ही पूछे गए हैं।
ठीक है, वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये सारे के सारे ऑथेंटिक और जेन्युइन क्वेश्चन है जो आपके रेलवे एनटीपीसी 2025 के एग्जामिनेशन में पूछे गए और आने वाले अपकमिंग शिफ्टों में भी देखने को जरूर मिलेंगे। तो इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।